एंटीजन। भाई बात ये कर रहे हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडीज तो दोनों के पास हैं, तो कौन लड़ेगा? तो आपने याद रखना है एंटीबॉडी किसकी और डोनर किसका। एंटीबॉडी रेसिपिएंट की और डोनर एंटीजन का। तब जो है वो रिश्ता तय होगा। ठीक है, एंटीबॉडी किसकी होगी? रेसिपिएंट की। और आपके पास एंटीजन किसका है? डोनर का। तब बात बनेगी। याद रखिए, हाँ डोनर के पास भी एंटीबॉडीज हो सकती हैं, बट donor antibodies in case of mismatched blood transfusion is unable to produce any significant reaction with recipient antigen due to hemodilution. Due to hemodilution. समझ आई? नहीं आई, अभी समझाता हूं। याद रखिए, जो डोनर एंटीबॉडीज़ आ रही हैं ना, ये आ रही हैं डोनर के ब्लड बैग से। अब जो ब्लड बैग होता है वो आपने याद रखना है 500 ml का होता है। उसमें 100 ml तो पहले ही क्या होता है? एंटीकोगुलेंट। गौर से सुनिए, उसमें 100 ml पहले क्या होता है? एंटीकोगुलेंट। बाकी जो 400 ml ब्लड है उसमें आपको पता है 45% क्या है? ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बाकी जो 55% है 250 ml उसमें प्लाज्मा है। प्लाज्मा में वाटर भी है, प्लाज्मा में और भी प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन वगैरह, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह। और कहीं थोड़ी बहुत उस ब्लड बैग के अंदर क्या मौजूद होंगी? एंटी ए एंटीबॉडीज़। जब वो डोनर के ब्लड बैग से एंटीबॉडीज़ रेसिपिएंट के 5 लीटर ब्लड में आएंगी तो घुल सी जाएंगी। क्या हो जाएंगी? गुमसी हो जाएंगी। याद रखिए, एंटीबॉडीज़ को कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए ख़ास टाइटर चाहिए होता है। याद रखिए, कभी भी जो डोनर की एंटीबॉडीज़ ब्लड बैग के अंदर आ रही हैं, कोई 200-250 ml जो प्लाज्मा है उनके अंदर थोड़ी बहुत ही जो एंटीबॉडीज़ हैं, अगर वो रेसिपिएंट में आ भी जाएंगी तो वो 5 लीटर ब्लड में घुल सी जाएंगी और क्या हो जाएंगी? डाइल्यूट। ये जो जुमला लिखा है उसे दोबारा देखिए। आपने लिखा ये है कि जी डोनर एंटीबॉडीज़ इन केस ऑफ मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन are unable to produce any significant reaction with recipient donor due to hemodilution। भाई वो 5 लीटर ब्लड में आके डाइल्यूट हो जाती हैं। गौर से सुनिए, ऑन द अदर हैंड रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज 5 लीटर ब्लड में मौजूद होती हैं। एक एंटीजन दाखिल होने की जरूरत तो करे। याद रखिए, 5 लीटर ब्लड के अंदर ये जो रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज हैं वो मौजूद होती हैं। हाई टाइटर होता है। एक ऐसा आरबीसी भी ब्लड बैग से आ जाएगा एज ए एंटीजन, उसकी शामत आनी है। तो समझना यह है कि इट इज ऑलवेज रेसिपिएंट एंटीबॉडीज विच बाइंड विथ डोनर एंटीजन। मसला हमेशा किसके साथ होता है? याद रखिए, डोनर की एंटीबॉडीज का, तो सॉरी रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज का और डोनर के एंटीजन का। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए जरूरी है कि रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज हों और डोनर का एंटीजन हो। याद रखिए, ऐसा ब्लड ग्रुप जहां पर आपके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है। किस ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडीज नहीं है? ये ब्लड ग्रुप कहलाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, जो मर्जी ब्लड लगाओ, इनमें कभी भी क्या नहीं हो पाएगा? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो लिख लीजिए ब्लड ग्रुप ए बी। जब आपको ये बात समझ आ गई कि भाई ये हमेशा रेसिपिएंट की एंटीबॉडी होती है जो कि बाइंड करती है डोनर के एंटीजन के साथ, तो भाई जिस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी। उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम इसलिए बोलते हैं, जो मर्जी ब्लड ग्रुप लगाओ, चूंकि ब्लड में एंटीबॉडी नहीं है, कभी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा। और वो ब्लड ग्रुप जहां पर आपके पास एंटीजन ही नहीं है, ठीक है, दैट इज ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप O is famously known as universal donor। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि यहां तो ना A एंटीजन होता है ना B एंटीजन होता है, H एंटीजन या O एंटीजन होता है। ब्लड ग्रुप O आपको पता है किसी को भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि हमेशा रेसिपिएंट की एंटीबॉडी होगी, डोनर का एंटीजन होगा। वो ब्लड ग्रुप जहां पर एंटीबॉडी नहीं है, ब्लड ग्रुप AB, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और जहां पर आपके पास डोनर के पास एंटीजन नहीं है, दैट इज ब्लड ग्रुप O, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। बहरहाल जनाब,
ये कंसेप्ट भी आपने देख लिया। अब कराते हैं जनाब आगे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को। हमारे पास जनाब हुआ ये कि मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो गई गलती से। ब्लड ग्रुप ए वाले को ज़रूरत थी, वो हमारा रेसिपिएंट था, अनीमिया की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से उसे खून लगना था, हमने गलती से उसे ब्लड ग्रुप बी जो है वो दे दिया। ये हमेशा रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर याद रखिए, इन केस ऑफ दिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास रेसिपिएंट के 5 लीटर ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ हैं, दे आर गोइंग टू अटैक डोनर एंटीजन, जिनके सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन मौजूद है, बी एंटीजन, ठीक है। सो डोनर आरबीसीज की यहाँ पर शामत आनी है। ये बात हमने तय कर ली कि हाँ, रेसिपिएंट के पास जो है वो एंटीजन होता है, डोनर के पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, लेकिन डोनर की एंटीबॉडीज़ 5 लीटर ब्लड में रेसिपिएंट के आके गुम सी जाती हैं, वो डाइल्यूट हो जाती हैं, वो की सिग्निफिकेंट रिएक्शन यहाँ पर नहीं दे सकती। बहरहाल जैसे ही मिसमैच ट्रांसफ्यूजन होगी, एंटीबॉडी रेसिपिएंट की, एंटीजन डोनर का, मिलजुल के रेसिपिएंट के ब्लड के अंदर क्या बना लेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। इसको आप क्या बोलते हो, इम्यून कम्प्लेक्स। और इम्यून कम्प्लेक्स आपके पास जैसे ही बनते हैं, ठीक है, तो देखना हमने ये कि देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स इन रेसिपिएंट ब्लड सर्कुलेशन। रेसिपिएंट ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, यानी कि कोई भी बाहर से एंटीजन आता है, आपकी अपनी ब्लड की एंटीबॉडीज़ जाकर उसके साथ बाइंड करती हैं, तो वो आपके ब्लड के अंदर एक सोए हुए शेर को जगाती है, ठीक है। आप लोग जनरल पैथोलॉजी भी आजकल पढ़ ही रहे हो, ठीक है। हमारे ब्लड का सबसे तगड़ा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है कंप्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। ये आप चंद दिनों में जनरल पैथोलॉजी में भी पढ़ोगे, यहाँ पर भी इसका जिक्र आएगा, ठीक है। सो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है, ठीक है, ये बनता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कंप्लीमेंट सिस्टम इन रेसिपिएंट ब्लड सर्कुलेशन। कंप्लीमेंट सिस्टम पे डॉक्टर बास 1 घंटे पे आपको लेक्चर नोट देंगे पूरे का पूरा। मैं आपको अभी 3-4 बातें जो हमने यहाँ पर काम की समझनी है वो समझ लीजिए। कंप्लीमेंट सिस्टम का 1-2 लफ्ज़ों में तारुफ लिख लीजिए, हेड नोट और फुट नोट के कंप्लीमेंट सिस्टम है क्या, ठीक है। कंप्लीमेंट सिस्टम के बारे में लिखिए, इट इज़ अ चीफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर इन अवर ब्लड। कंप्लीमेंट सिस्टम is basically, it is chief inflammatory mediator in our blood. Complement system is chief inflammatory mediator in our blood. Complement system हमारे ब्लड का सबसे तगड़ा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। ऑब्वियसली जब भी कोई एंटीजन आ जाता है, उसको मारने के लिए आपको जो है वो इन्फ्लेमेशन का सहारा लेना पड़ता है। ये हमारे ब्लड का सबसे तगड़ा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। कंप्लीमेंट सिस्टम के बारे में लिखिए कि कंप्लीमेंट सिस्टम इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ 20 प्रोटीन्स। ये बना होता है मेड ऑफ 20 प्रोटीन्स। कोई 20 प्रोटीन्स का बना हुआ होता है और इनको हम नंबर करते हैं, दे आर नंबर्ड एज C1 to C20, ठीक है। इनको हम नंबर करते हैं एज C1 to C20, C1, C2, C3 एंड C4। अब जनाब कैसे जब कोई एंटीजन आता है, एंटीबॉडी उसके साथ मिलती है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स ही वजह बनता है एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम की। तो कोई आपसे पूछ ले कि कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन किस वजह से होती है, तो लिख लीजिए ये इम्यून कम्प्लेक्स ही है, ठीक है, या एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है
जो कि बेसिकली एक्टिवेट करता है किसको? कंप्लीमेंट सिस्टम को। इट एक्टिवेट्स कंप्लीमेंट सिस्टम। अब जनाब वो जो स्टेप्स हैं एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम के, वो मैं अभी छोड़ रहा हूँ कि पहले C1 कंप्लीमेंट प्रोटीन, फिर C3, फिर 5, वो आप सारे पढ़ लोगे। लेकिन आपको पता है जैसे आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ा था, फाइनल वर्ड याद रहना चाहिए। ये ना हो कि आप सारी ज़िंदगी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के क्लॉटिंग फैक्टर के नंबरों में गुम हो जाए और आपको ये ना पता चले कि बाय द एंड ऑफ द डे इन पाथवेज ने देना क्या होता है? फाइब्रिन। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम भी ये देखते हैं कि एक तो कंप्लीमेंट सिस्टम का थोड़ा सा आइडिया हो कि ये आपके ब्लड के अंदर आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, चीफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, सबसे तगड़ा। ठीक है, याद रखिए कंप्लीमेंट सिस्टम 20 प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ऑब्वियसली हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में मौजूद होता है। इन 20 प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं C1, C2, C3 अप टू C20। और याद रखिए जब कंप्लीमेंट सिस्टम को क्या चीज़ एक्टिवेट करती है? इम्यून कम्प्लेक्स, कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स इसको एक्टिवेट करता है। बहरहाल जब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बाकी अभी सारी बातें साइड पर रखें। जो इसका एंड प्रोडक्ट है, दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सर्टेन कंप्लीमेंट प्रोटीन, उसमें C5b 6, 7, 8, 9 प्रोटीन्स का कम्प्लेक्स होता है। भाई एंटीजन एंटीबॉडी बनेगी, वो आकर कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगी और जो एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना, दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सर्टेन कंप्लीमेंट प्रोटीन्स। कौन कौन सी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं? C5b, B स्टैंड फॉर बाइंडिंग, B के साथ C6, 7, 8 और 9। जनाब ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है ना, इसको जाना जाता है विद द नेम ऑफ मेम्ब्रेन लिटिक कॉम्प्लेक्स। इसको क्या नाम दिया जाता है? मेम्ब्रेन लिटिक कॉम्प्लेक्स। दिस मेम्ब्रेन लिटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बेसिकली इट इज गोइंग टू ड्रिल होल इन लिपिड bilayer सेल मेम्ब्रेन ऑफ एंटीजन। नाम ही बता रहा है कि मेम्ब्रेन लिटिक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन तोड़ देगा। किसकी? एंटीजन की। आपने याद रखना, ड्रिल मशीन है ये जो C5b 6 7 8 9 है ना, ये जगह जगह से जाकर पंक्चर करती है किसको? सेल मेम्ब्रेन ऑफ एंटीजन को। और याद रखिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जो एंटीजन है ना, वो बेसिकली कौन है? डोनर आरबीसी। डोनर आरबीसी। तो याद रखिए बिल्कुल जनाब, जब मिसमैच ट्रांसफ्यूजन होगी तो हेमोलिसिस होगी, है ना। और हेमोलिसिस की वजह से जो पहला ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आप देख रहे हो, दैट इज बेसिकली नोन एज हेमोलिटिक रिएक्शन। हमारे पास हेमोलिटिक रिएक्शन होगा। सो हेमोलिटिक रिएक्शन, पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का जो रिजल्ट आपने देखा वो ये कि हेमोलिसिस होगी। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेमोलिसिस होती है। ठीक है, अब आप जानते हो कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आर लाइफ थ्रेटनिंग, उनकी वजह से जान जा सकती है। ठीक है, वो यही कहते हैं कि ब्लड प्रोडक्ट ऐसे ही है जैसे आप किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो, जान जाने का बिल्कुल खदशा होता है। तो क्या जान, ये जो मेम्ब्रेन लिटिक कॉम्प्लेक्स बना, उसने होल्स ड्रिल किए इन द लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन ऑफ डोनर आरबीसी, क्या जान इस वजह से जाती है? तो आंसर है नो। याद रखिए हेमोलिटिक रिएक्शन हाँ जी बिल्कुल होता है, लेकिन इसकी वजह से जान नहीं जाती, क्योंकि हाँ हेमोलिसिस हो रही है, लेकिन हेमोलिसिस किसकी हो रही है? डोनर आरबीसी की। वो जो ब्लड बैग में से आ रहे थे, ब्लड बैग में से आते हुए वो 200-400 ml के अंदर जो आरबीसी हैं अगर डिस्ट्रॉय हो भी जाएंगे तो उससे जान नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पर रेसिपिएंट के तो आरबीसीज को कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज किस पे हमलावर हुई थी? डोनर के आरबीसीज के ऊपर। हाँ हेमोलिसिस होती है, लेकिन याद रखिए किसकी? डोनर आरबीसीज की। लेकिन यही जो मिसमैच ट्रांसफ्यूजन है, यही जो रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज और डोनर के एंटीजन की बाइंडिंग है, यही जो इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, और यही जो कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन है, इस वजह से ही जान जाती है। वो ऐसे कि जब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, एक तो इसका एंड प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट तो भाई आपने बनाना ही बनाना है।
क्या देखिए आगे चल के आप जनरल पैथोलॉजी में यही पढ़ेंगे कि कोई भी बैक्टीरिया आएगा, आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा, वो बैक्टीरिया के साथ जाके लगाएगा, कंप्लीमेंट सिस्टम को जगाएगा। कंप्लीमेंट सिस्टम क्या बनाएगा? मेम्ब्रेन लिटिक कम्प्लेक्स, जो कि आपके बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को उड़ा के रख देगा। ठीक है, या देखिए बिल्कुल ऐसे एक तो कंप्लीमेंट सिस्टम अपना एंड प्रोडक्ट तो बनाता ही है एंटीजन के अगेंस्ट, लेकिन जान इस वजह से नहीं जाती। जान इस वजह से जाती है कि जब ये कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे पास देयर आर सर्टेन इंटरमीडिएट्स, बास कंप्लीमेंट के इंटरमीडिएट प्रोटीन्स भी बनते हैं। ठीक है, काफ़ी हैं। ठीक है, वो आपको डिटेल में जनरल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपने इंटरमीडिएट्स जिनका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के साथ लेना देना है, दे आर C3A एंड C5A। इन इंटरमीडिएट्स को, जैसे इस एंड प्रोडक्ट को तो मेम्ब्रेन लिटिक कम्प्लेक्स बोला जाता है, इन इंटरमीडिएट्स को नाम दिया जाता है फेमसली एज एनाफ्लैटॉक्सिन्स। एनाफ्लैटॉक्सिन्स because they can lead to release of a vasoactive substance। एनाफ्लेक्सिस आप हर उस वक्त बोलते हो जब आपके ब्लड में कौन सा वेजोएक्टिव सब्सटेंस रिलीज होता है? हिस्टामिन। ठीक है, ये तो जनरल पैथोलॉजी में शायद टर्म सुन ली हो कि एनाफ्लैटॉक्सिन्स क्या होते हैं। तो याद रखिए आपके पास एनाफ्लैटॉक्सिन्स, इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे कॉजेस इंक्रीज प्रोडक्शन और रिलीज of a vasoactive substance of which is known as histamine। हिस्टामीन हमें पता है ब्लड सेल्स, कौन से ब्लड सेल हैं? बेसोफिल्स जिनके पास होता है। ठीक है, तो हिस्टामीन रिलीज होती है, ठीक है, इन आवर ब्लड सर्कुलेशन। सो आपके पास रेसिपिएंट के ब्लड में जैसे ही हिस्टामीन रिलीज होती है, उसका नतीजा निकलता है वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन की सूरत में। वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन की सूरत में हिस्टामीन बेसिकली क्या कर रही होती है? हमारी वेसल्स को डायलेट। वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन की वजह से होता यह है कि आपके पास ज़्यादा ब्लड हाथों पैरों में जाकर इकट्ठा हो जाता है। इट विल लीड टू पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड। आपके पास यहाँ पर पेरिफेरल पूलिंग होती है। भाई 5 लीटर ब्लड में से 4 लीटर ब्लड जाकर कहाँ पर पूल हो जाता है? हाथों पैरों में, और जिस्म के सेंटर में ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, कहा जाता है कि होना यह है कि देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन अफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम। डिक्रीज होता है हमारे पास अफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम। अफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम की टर्म आपने याद रखनी है, फिजियोलॉजी की टर्म है। अफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम बेसिकली बोलते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड इन द लार्जेस्ट आर्टरी और द सेंट्रल आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इज एओर्टा। ठीक है, तो याद रखिए जैसे ही हिस्टामीन की रिलीज होती है, हिस्टामीन की वजह से वेजोडाइलेशन होती है, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड होती है, ज़्यादा ब्लड जाकर हाथों पैरों में जमा हो जाता है। सो सेंटर में या एओर्टा में ब्लड की आपके पास क्या हो जाती है? कमी। तो भाई एओर्टा में तो ये कहा जाता है कि 200 ml भी ब्लड कम होना तो आपके वाइटल ऑर्गन्स, सबसे पहले कौन सा ऑर्गन परफ्यूजन माइंड करता है? किडनी, फिर हार्ट, फिर ब्रेन, क्योंकि इन सब के लिए रीनल आर्टरीज, क्रोनरी आर्टरीज, सेरिब्रल आर्टरीज कहाँ से आ रही हैं? एओर्टा से। तो आपके पास जो है वो जैसे ही डिक्रीज होता है इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम, आपके पास देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। आपके बॉडी ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। जब जब आप ये कहते हो कि भाई आपके बॉडी ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है एज शॉक। ठीक है, एक तो शॉक हाइपोवोलेमिक हो सकता है ना कि फ्लूइड लॉस हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए। हम जिस शॉक की बात कर रहे हैं दैट इज ड्यू टू हिस्टामीन, और इस शॉक को क्या नाम दिया जाता है? एनाफ्लेक्टिक शॉक। याद रखिए मिसमैच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैन किल, लेकिन ये हेमोलिटिक रिएक्शन नहीं है। इट इज एक्चुअली एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन विच कैन किल। हाँ, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एक ब्रॉड टर्म है, इसमें हेमोलिटिक रिएक्शन भी होते हैं, इसमें एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन भी होते हैं। यह एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन है या एनाफ्लेक्टिक शॉक है जिसकी वजह से जान जा सकती है। इसी वजह से
याद रखिए जैसे ही मिसमैच ट्रांसफ्यूजन होती है, सबसे पहली ड्रग जो आप मरीज को लगाते हो डेट इज इंजेक्शन एविल। एविल इज बेसिकली एंटी हिस्टामिन, ठीक है। हमेशा मिसमैच ट्रांसफ्यूजन में सबसे पहले आप इंजेक्शन एविल और सोलो कॉटिफ वगैरह लगा रहे होते हो। बेसिकली इट इज एनाफ्लेक्टिक शॉक, ये लिख लीजिए, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, जान बेसिकली इस वजह से जाती है। तो जनाब ये हो गई सारी की सारी पैथोजेनेसिस आपके पास ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। लास्ट में हम जल्दी जल्दी एनलिस्ट कर लेते हैं तमाम कॉम्प्लिकेशंस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की, ठीक है। लिख लीजिए ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे डिस्कशन ख़त्म हो गई हमारी, जो है वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हमने देख लिया, ठीक है। और जान जिस वजह से जाती है वो एनाफ्लेक्टिक शॉक होता है, डेट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। अब हमारे पास जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें एक तो हमने पढ़ लिया ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो है वो दो हमने यहाँ पर देख ली है। सबसे डेंजरस जिससे हमें ज़्यादा डर लगता है डेट इज़ एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, रिलीज ऑफ हिस्टामिन, वेजोडाइलेशन, peripheral pooling of blood, decrease in effective circulatory volume and patient going into anaphylactic shock, ठीक है। फिर हाँ हिमोलिटिक रिएक्शन होता है, लेकिन हेमोलिसिस चूँकि सिर्फ डोनर आरबीसीज की हो रही होती है, उससे जान नहीं जाती। भाई डोनर आरबीसी की अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो भी जाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। रेसिपिएंट के अंदर मसला हिस्टामिन ज़्यादा क्रिएट करती है। फिर आपने याद रखना है और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में वी कैन हैव सिंपल फेब्राइल रिएक्शंस। तो बाज़-औक़ात होता ये है कि आप ब्लड लगाते हो, मैच्ड होता है, तो पेशेंट को फीवर होना शुरू हो जाता है ना। तो वो सिंपल फेब्राइल रिएक्शन है। उसकी वजह ये कहा जाती है कि बाज़-औक़ात जब आप डोनर से ब्लड लेते हो ना, तो उसमें कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन होने की वजह से, कोई गला शला ख़राब हो, आपने उस टाइम डोनर का ब्लड लिया हो, तो ब्लड के अंदर फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिसे पायरोजेंस बोलते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इसमें आप पैरासीटामोल वगैरह दे देते हो, ठीक है। फिर याद रखिए